हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में मैं उन टॉप 10 बीमारियों के बारे में बात करूंगी जो अगर आपको डायग्नोज होते हैं तो सबसे पहले आपको होम्योपैथी में आना चाहिए। कई बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि होम्योपैथिक दवाइयां स्लो काम करती हैं, लेकिन एक बार आप इन बीमारियों में या किसी भी बीमारी में सबसे पहला ऑप्शन होम्योपैथी लिख के देखिए। तो होम्योपैथी में जो दवाइयां हैं वो काफ़ी इफेक्टिव हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट्स बहुत समय लगाने के बाद यहाँ पर आते हैं, हर तरह के इलाज लेने के बाद आते हैं, या बीमारी उनकी बार बार वापस आ जा रही होती है तब आते हैं। केस कॉम्प्लेक्स हो जाता है, 20-20 साल पुराना केस हो जाता है, तब होम्योपैथी में आते हैं। तो आज मैं सबसे पहले आपको उन बीमारियों के बारे में बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ये बीमारी डायग्नोज होती है तो सबसे पहले आपको होम्योपैथी में ही आना चाहिए और सबसे अच्छे रिजल्ट्स होम्योपैथी में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहली कंडीशन जो है वो है IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आप IBS को IBD से कंफ्यूज ना करें। जो IBD है इन्फ्लामेटरी है और ये इरिटेबल है, तो एक तरह से ये एक पेट की समस्या तो है, लेकिन आपका संबंध इस बीमारी के जो रीज़न में है वो है कि आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है और आपका पेट है, उसके बीच में गड़बड़ी होती है। पेट खराब होता है तो मन और ज़्यादा एंशियस हो जाता है, या एंग्जाइटी बहुत होती है तो पेट खराब हो जाता है। तो IBS इज ए कंडीशन जिसमें ना सिर्फ आपको दवाइयाँ बल्कि आपको साइकोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है। कई बार जो IBS होता है, क्योंकि इसकी कैटेगरीज होती है IBS-C, IBS-D, डायरिया वाला, कॉन्स्टिपेशन वाला, तो इसमें जो अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्टिंग से ही लेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि आपकी दवाइयाँ पूरी तरह से बंद हो जाएंगी अगर आप पहले से ले रहे हैं। अदरवाइज कोई भी ट्रीटमेंट IBS का लाइफ लॉन्ग नहीं लेना पड़ता। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो IBS है, हम होम्योपैथी में कभी भी कोई भी केस टेकिंग करते हैं तो उसमें मेंटल सिम्टम्स ज़रूर लेते हैं, तो मेंटल सिम्टम्स भी इम्प्रूव होते हैं और पेट की समस्या भी दूर होती है। सो IBS इज द फर्स्ट थिंग। दूसरी जो बीमारी है वो है वॉट्स की। जो वॉट है यानी आपके चेहरे पे मस्से, हाथ पे मस्से, कई बार ऐसी जगहों पे मस्से आ जाते हैं कि आपको वो कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं लगता, अपीयरेंस खराब हो जाती है। तो जो वॉट्स होते हैं होम्योपैथी के अकॉर्डिंग, जो वॉट्स जो होते हैं वो आपकी इनर लैंग्वेज का एक्सप्रेशन होता है। बहुत सारे लोगों को वॉट्स हो सकते हैं जिसको हम होम्योपैथी में साइकोसिस बोलते हैं। तो साइकोसिस यानी वो लोग जो अंदर अंदर बहुत कुछ सोचते तो हैं लेकिन वो चीज़ें कह नहीं पाते हैं, वो कर नहीं पाते हैं। दे आर ऑलवेज इन अ प्लानिंग मोड। तो जिन लोगों के अंदर हमेशा प्लानिंग मोड रहता है लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते उस चीज़ को, उनके अंदर ये जो साइकोटिक फिनोमेना वो ज़्यादा होता है और ग्रोथ वगैरह देखी जाती है। सो वर्ड्स के लिए हम अगेन साइकोथेरेपी करते हैं, क्योंकि साइकोथेरेपी में आपकी रीज़न समझने की कोशिश करेंगे किस कारण से आपको ये वर्ड्स हो रहे हैं। क्योंकि वर्ड सिर्फ एक नहीं होंगे, अगर आपको होंगे तो हाथ पे भी होंगे, फिंगर्स पे हो सकते हैं, लिप्स पे हो सकते हैं, या फेस पे, एनी हाउ कहीं पे भी हो सकते हैं। सो वर्ड्स के लिए भी होम्योपैथी का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। बहुत सारी फेमस दवाइयाँ हैं हमारी होम्योपैथी की वर्ड्स के लिए। आप अगर आप होम्योपैथिक वीडियोस देखते होंगे तो जानते होंगे कि थूजा, नाइट्रिक एसिड है, पेट्रोलियम है, बहुत सारी और दवाइयाँ, ग्रेफाइट है। तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन आप ये दवाइयाँ ले सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है पाइल्स की। अब रेगुलर हमारे क्लिनिक्स में ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने पाइल्स का ट्रीटमेंट लिया है, दोबारा पाइल्स हो गया है, पाइल्स की सर्जरी करा लिया है, वहाँ पर स्ट्रक्चर आ गया है, पाइल्स की सर्जरी के बाद जो कंट्रोल है, एनल कंट्रोल, वो ख़त्म हो गया है, यूरिन स्टूल कभी भी लीक हो सकता है, ये तकलीफ़ें देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आप होम्योपैथी में लेंगे, अगर दवाइयाँ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और साइड इफेक्ट से आप बच जाएंगे। इवन सर्जरी भी एक ऑप्शन नहीं होता है पाइल्स का, क्योंकि जब आप सर्जन के पास जाते हैं तो वो भी आपको ये बता देते हैं कि ये दोबारा भी हो सकता है या उसमें स्ट्रक्चर फॉर्मेशन भी हो सकती है। तो दोनों ही कंडीशन आपके लिए अच्छी नहीं है। तो अगर शुरुआत से ही आप पाइल्स की दवाइयाँ ले लेते हैं होम्योपैथी की आप फर्स्ट डिग्री अगर पाइल रहता है, सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री तो बाद में आएगा, पहले फर्स्ट डिग्री में ही अगर आप ट्रीटमेंट ले लेंगे तो ये सेकंड डिग्री में जाएगा ही नहीं, थर्ड डिग्री में जाएगा ही नहीं। पाइल्स के लिए भी हमारी बहुत अच्छी दवाइयाँ, बहुत ही फेमस दवाइयाँ हैं, जैसे हेमामिलिस है, कार्बोवेज है, एस्कुलस हिपोकास्टिनम है। डिपेंड करता है कि वो ब्लीडिंग वाली है कि नॉन ब्लीडिंग वाली है। दोनों ही केस में होम्योपैथिक दवाइयाँ काफ़ी इफेक्टिव हैं। अगली जो कंडीशन है वो है मस्सों की, यानी नाक के अंदर जो मस्से होते हैं उसकी। अब नाक के अंदर जो मस्से होते हैं उसकी भी लोग सर्जरी करा लेते हैं।
सोचते हैं कि बार बार ये मुझे स्टफी नोज लग रहा है, नाक से सांस नहीं आ रही है, मुझे भारीपन लग रहा है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं और डिपेंडिंग अपॉन द साइज अगर बड़ा लगता है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है अगर, तो उसकी सर्जरी कर दी जाती है। अब नाक की सर्जरी करने के बाद दो तरह की तकलीफें आती हैं। पहली तकलीफ ये देखने को मिलती है कि वो अगेन दोबारा हो जाते हैं। दूसरी कंडीशन ये देखने को मिलती है कि आपके अंदर CSF राइनोरिया, यानी कि नाक से सादा प्लेन वाटर बार बार निकलता रहता है, जैसे ही हेड नीचे करेंगे तो नाक से पानी निकलता रहता है। ये दोनों चीजें भी नाक की सर्जरी कराने के बाद जाता है। और कई बार पेशेंट के अंदर लॉस ऑफ स्मेल भी देखा जाता है, तो इस केस में भी आपको सबसे पहले होम्योपैथी में आना चाहिए। जब साइज छोटा है तो जल्दी इलाज मिल जाएगा, साइज बहुत बड़ा हो जाएगा तो होम्योपैथी के लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो होम्योपैथी का मेन पर्पस यही है कि आपको किसी भी तरह की सर्जरी से रोकना, अवॉइड करना, सो दैट कि आपको किसी भी तरह के आफ्टर इफेक्ट्स में ना जाना पड़े। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है टॉन्सिल्स की। अब छोटे बच्चों के अंदर, 10 साल से छोटे बच्चों के अंदर इम्यूनिटी उतनी डेवलप होती नहीं है, और बार बार हर मौसम बदलने के साथ एक आइसक्रीम खा ले तो बेचारों को इतना दिन तक टॉन्सिल का पेन सहना पड़ता है, कुछ निगलने में तकलीफ आने लगती है। दोनों साइड के टॉन्सिल्स जो है इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, कई बार वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी आ जाता है। तो कई बार हर सीजन में बच्चे को टॉन्सिल हो रहा था, पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं और उसकी भी सर्जरी कई बार करवा देते हैं या सोच रहे होते हैं करवाने की। तो इस केस में भी क्या प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो टॉन्सिल्स होते हैं वो हमारे गार्ड्स होते हैं। हम कोई गलत चीज़ खाएंगे तो उसके साथ अगर कुछ बैक्टीरिया वायरस वगैरह माउथ के अंदर जा रहा होता है तो बेचारे अपनी जान दे करके उन बैक्टीरिया वायरस को अपने पास ले लेते हैं और आपको इन्फेक्शन से मुक्त करते हैं। लेकिन आप उन गार्ड को अगर आप बाहर निकाल देंगे तो अगेन आपको इन्फेक्शन जो भी होगा आप आराम से पेट तक पहुंच जाएगा। तो टॉन्सिल्स को निकालने से पहले, ये विचार करने से पहले, और बार बार एंटीबायोटिक का कोर्स भी देना भी सही नहीं है, बिकॉज वो फिर एंटीबायोटिक्स आपको आपकी जो रेजिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगी। आप हायर फिर एंटीबायोटिक्स लेने के लिए तभी आपको असर होगा। तो एंटीबायोटिक्स को भी ना लेना पड़े, बच्चों को बार बार टॉन्सिल से ना जूझना पड़े, और ये क्योंकि बच्चों की एज में होता है तो आपकी ग्रोथ एंड हाइट एंड डेवलपमेंट में भी असर डालता है। सो टॉन्सिल्स के इलाज में भी सबसे पहले आपको होम्योपैथी ही चुनना है। और होम्योपैथी में हम बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं, जैसे कैलकेरिया आयोड, बेराइटा आयोड, बेलाडोना देते हैं। बहुत पेन हो रहा है तो बेलाडोना दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ एनी पेन किलर्स। एंड गार्गल करने के लिए दवाइयाँ देते हैं, जैसे इन्फेक्शन वहाँ का क्लियर होता रहे, वहाँ पे हीट थेरेपी हम देते हैं। तो ये सारी चीज़ों से बहुत हद तक टॉन्सिल्स मैनेजेबल हो जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर टॉन्सिल्स बहुत समय से हो रहा है, बार बार वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा है, इन्फेक्शन के ऊपर सुपर इन्फेक्शन हो रहा है, देन इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो इसीलिए अगर इन्फेक्शन आपको बार बार आ रहा है, बच्चों को बार बार सर्दी जुकाम हो जाती है, और उस टेंडेंसी को खत्म करने के लिए कि बार बार सर्दी जुकाम ही ना हो, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी दवाइयां हैं हमारे पास जो इन्फेक्शन को भी फाइट करती हैं और इस टेंडेंसी को भी खत्म करती हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है स्टोन की। होम्योपैथी में वैसे कोई दवाइयां लेता हो या ना लेता हो, लेकिन स्टोन के लिए दवाइयां सब लोग लेते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत ही फेमस हैं स्टोन्स को तोड़ने के लिए और गलाने के लिए, दोनों चीज़ों के लिए। अब ये स्टोन चाहे आपके पित्ते में हो, चाहे आपकी किडनी में यानी गुर्दे में हो, तो दोनों ही चीज़ों के लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ काफ़ी असरदार हैं। और ना सिर्फ आपको स्टोन से भी निजात दिलाती हैं, बल्कि आपकी टेंडेंसी को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। जिनको टेंडेंसी होती है स्टोन डेवलप करने की, उनको बार बार ये स्टोन्स बन जाते हैं। तो स्टोन्स बार बार ना बने, इस टेंडेंसी को ब्रेक करना और उसके स्टोन को निकाल देना भी होम्योपैथी के हाथ में है। बट अगेन आपको क्या करना है, ऐसा नहीं कि आपके स्टोन का साइज बहुत बड़ा हो गया फिर आप होम्योपैथी में आएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये बहुत समय लेगा जितना आप पेशेंस नहीं रख पाएंगे। और एक बार अपने स्टोन रिमूव करवा दिया उसके बाद दोबारा भी हो सकता है। तो ये टेंडेंसी को भी अगर साथ में खत्म कर देना चाहते हैं और चाहते हैं कि स्टोन निकल जाए, तो जब उसका साइज कम है तभी आप होम्योपैथी में आ जाएं। काफी हद तक आपको दोनों तरह के स्टोन्स में को क्लियर करने में और इस टेंडेंसी को खत्म करने में हेल्प मिलेगी। बहुत सारे केसेस में जो गॉल ब्लैडर के स्टोन होते हैं बहुत जिद्दी होते हैं, बहुत आसानी से जाते नहीं हैं, क्योंकि जो पाइप होती है बहुत ही नैरो होती है, और कई बार जो कोलेस्ट्रॉल के जो स्टोन्स होते हैं बहुत साइज में बड़े हो जाते हैं। तो बहुत हर एक केस में, किडनी के केसेस में सब में सक्सेसफुल होते हैं मोस्टली, बट गॉल ब्लैडर के केस में कई बार मुश्किल हो जाता है। लेकिन कई बार आपको मौके मिलते हैं, आपकी रिपोर्ट में ऐसा आता है कि देयर इज अ प्रिपरेशन फॉर मेकिंग द स्टोन, मतलब कंक्रीशंस आ गए हैं छोटे छोटे से, ऐसे स्टोन्स बने नहीं है, तो वहां पर अगर आप आ जाएंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज बाकी केसेस में भी आपको ये बहुत मदद करती है।
बहुत सारी हमारे पास दवाइयाँ हैं, जैसे बर्बेरिस वल्गेरिस है। अगर हम किडनी के स्टोन्स की बात करें तो हाइड्रेंजिया है, सारसाप्रिला है। लाइकोपोडियम इज ऑल्सो वन ऑफ द रेमेडी जो टेंडेंसी को भी खत्म करती है। तो ये सारी दवाइयाँ हैं जो कि मदद करती हैं। आपको आना लेकिन जल्दी होगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है एलर्जी की। जो एलर्जी होती है वो, अगर आपको नाक की एलर्जी है, बार बार राइनाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, राइनाइटिस में छींके आ रही है, सुबह उठने के बाद छींके बार बार आती हैं, आँख से पानी आता है, इतनी छींके आती है, 10 से 15 छींके लगातार आती हैं, डस्ट आपसे बर्दाश्त नहीं होती, घर में थोड़ी सी सफाई कर ली बिल्कुल डस्ट से परेशान हो गए, आप रोड पे जा रहे हैं, वहाँ पे कोई झाड़ू वगैरह लग रही है, साफ सफाई हो रही है, आपको प्रॉब्लम हो गई। हे फीवर, यानी कि जैसे ही वो स्प्रिंग का सीज़न आता है आपको हर बार एलर्जी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, बॉडी के टेंडेंसी को ही जो इम्प्रूव कर दो कि आपकी टेंडेंसी इतनी अच्छी हो जाए कि आपको ये सब चीज़ें असर ही ना करें, जैसे नॉर्मल इंसान को नहीं करती। तो जो हाइपर सेंसिटिविटी आपकी बॉडी के अंदर है फॉर दीज काइंड ऑफ डस्ट, पॉलेंस एंड ऑल, तो इसको भी ख़त्म करने के लिए सबसे पहले आप होम्योपैथी में आइए। क्योंकि अगर आप राइनाइटिस की प्रॉब्लम है तो बहुत जल्दी आपको इसमें रिजल्ट्स मिलते हैं। कुछ हद तक आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलेगा, लेकिन बाद में एक परमानेंट क्योर की तरफ जाएगा। नेक्स्ट जो कंडीशन हम नहीं भूल सकते हैं वो है सोराइसिस ने एक्जिमा। अब अगर आप इसको गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा कि जो सोराइसिस है वो इनक्योरेबल कंडीशन होती है। सोराइसिस यानी आपकी स्किन की एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो ग्रोथ रेट है आपकी सेल्स का, जो सेल का टर्नओवर जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। यूजुअली एक समय होता है कि एक स्किन की जो लेयर है उतने दिनों के बाद वो नए सेल्स से रिन्यू करेगी, लेकिन इसमें रिन्यू रेट बहुत फास्ट हो जाता है। तो पुरानी जो लेयर है स्किन की नहीं हटी, लेकिन नई लेयर आ गई, तो लेयर के ऊपर लेयर आती रहती है, इसलिए थिक स्किन हो जाती है। एंड दिस इज कॉल्ड दिस सोराइसिस। टिपिकल सोराइसिस का एक केस होता है। तो सोराइसिस चाहे वो हेड का हो, चाहे नेल्स का हो, चाहे आपकी बोन्स का हो। बोन्स का मतलब हुआ कि जो सोराइसिस होता है, ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि जो स्किन की कंडीशन होती है, बट सोराइसिस इज अ होल बॉडी कंडीशन। अगर आपने ये सुपरफिशियल वाला का ट्रीटमेंट कर लिया, आपने यहाँ पे क्रीम वगैरह लगा ली, जो कुछ भी आपको मिलती है वो लगा लिया, तो ये बीमारी अंदर को चली जाएगी और आपको सोरियाटिक आर्थराइटिस की बीमारी होगी। जिन लोगों को सोरियासिस होता है, आप देख सकते हैं कि आपको ज़रूर हड्डियों में दर्द होता होगा, बोन्स में पेन होता होगा, जिसको हम सोरियाटिक आर्थराइटिस बोलते हैं। तो होम्योपैथी का उद्देश्य ये नहीं होता कि आपको सिम्टम्स देखने में ना मिले, आपको वो हट जाए वहाँ से, बल्कि वो बीमारी निकल जाए, ये हमारा एम होता है। बहुत सारे हमारे पास न्यू कमर्स होते हैं जो होम्योपैथी में आते हैं और बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे सोराइसिस से जल्दी से कोई अच्छी सी क्रीम दे दो, मुझे ये बस हट जाए यहाँ से। बट वो ये नहीं जानते कि यहाँ से हट गया तो एक सिग्नल जो हमें बॉडी दे रही है कि अंदर एक बीमारी है, उसको हटाओ। अगर हमने सिग्नल खत्म कर दिया तो हमें लगेगा कि पेशेंट ठीक हो गया है और वो बीमारी अंदर अंदर तक पनपती रहेगी। सो सोराइसिस के केस में हम ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन इंटरनल ट्रीटमेंट रहता है। बॉडी की जो इम्यूनिटी है जो गलत हो गई है, ऑटोइम्यून कंडीशन होती है ये, तो ये जो गलत हो गई इसको ठीक करने के लिए हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो इसके केस में आपको कोई सुपरफिशियल ऑइंटमेंट चाहिए, थोड़ा बहुत आराम देने के लिए, खारिश वगैरह हो रही है, उसके लिए हो सकता है, पॉसिबल है, बट क्योर इज पॉसिबल ओनली विद होम्योपैथी। बहुत सारे लोग होम्योपैथी की दवाइयाँ, इवन सबसे ज़्यादा केसेस, जो सबसे पुराने केसेस हमारे पास आते हैं वो सोराइसिस के ही आते हैं। कोई आके बोलता है डॉक्टर साहब मुझे 20 साल से सोराइसिस है, कोई 30 साल भी बताते हैं, कोई 15 साल 20 साल, ऐसा मतलब कोई नया केस हार्डली हमारे पास सोराइसिस का नहीं आता। और इसीलिए सब लोग कहते हैं कि होम्योपैथी बहुत टाइम लेती है। तो टाइम तो लेगी अगर आप 20 साल के बाद आएंगे, क्योंकि बहुत पुरानी बीमारी होती है, बहुत से लोगों को ठीक भी नहीं होती है। तो होम्योपैथी में अगर जल्दी आ जाएंगे, आपको डायग्नोज हुआ, विद इन 1 ईयर आ गए, तो यू विल गेट वंडरफुल रिजल्ट्स विद होम्योपैथी। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है ऑटिज्म की। ऑटिज्म वैसे तो अभी नया नया सुनने में मिल रहा होगा, लेकिन ऑटिज्म एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बच्चे का जो सोशल कम्युनिकेशन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। पहले बच्चे जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो जब बच्चा जैसे ही 1 साल से ऊपर होता है वो बैबलिंग शुरू कर देता है, सिंगल जो मोनोसिलेबस होते हैं वो बोलने लगता है, ता मामा, फिर उसके बाद तो जॉइंट बोलने लगता है, मामा पापा, सीधे सीधे वर्ड्स। बट अभी क्या है, जॉइंट फैमिलीज बहुत कम रह गई हैं, सारे न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, तो बच्चे के साथ कम्युनिकेशन बहुत कम हो गया है। बच्चों को मोबाइल दे देना भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो ऑटिज्म के लिए देखने को मिल रहा है। तो ऑटिज्म शायद आज के 5-7 साल पहले बहुत ही कम लोगों को पता थी, लेकिन अब इतनी कॉमन चीज़ हो गई है। जैसे ओसीडी वाला केस है कि ओसीडी भी अभी सब लोग बोल लेते हैं, सबको पता है ओसीडी क्या होती है। वैसे ही ये ऑटिज्म का केस होता है जिसमें अगर आप जल्दी से ट्रीटमेंट लेते हैं अलॉन्ग विद होम्योपैथिक मेडिसिन, और इसके साथ में एडिशनली स्पीच थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ में ऑटिज्म से पूरा बच्चा आपका ठीक हो सकता है।
हमारे पास कुछ ज़्यादातर जो डायग्नोसिस होती है वो 3 से 4 साल के बच्चे होते हैं जिनको ऑटिज्म का पता लगता है। कई बार 10 से 11 साल के बच्चे भी आते हैं। अगर 10 से 11 साल के बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन पूरा ला पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो उनके लैंग्वेज सीखने की जो एज थी वो काफ़ी हद तक आगे निकल चुकी है। अगर 3 से 4 साल में डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो ऑटिस्टिक बच्चा बहुत हद तक सोशली जो कन्वीनियंट हो जाता है, इजी हो जाता है उसके लिए सोशलाइज करना, और बहुत हद तक अपने जो भी स्किल्स हैं वो डेवलप कर पाते हैं। और इसके अलावा सिर्फ यही दवाइयाँ, यही प्रॉब्लम्स नहीं हैं, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हैं जिसमें ये होम्योपैथिक दवाइयाँ काफ़ी इफेक्टिव हैं। पूरी लिस्ट बता पाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये टॉप दवाइयाँ, टॉप प्रॉब्लम्स हमने बताई है यहाँ पर, जैसे OCD है, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर है, और डिप्रेशन है, एंग्जाइटी एंड स्लीपलेसनेस है। ये सारी कंडीशन जिसमें होम्योपैथी वंडरफुल रिजल्ट देती है। लेकिन अभी आपको फिलहाल ये मैंने लिस्ट बताई है जिसके लिए आप सबसे पहले होम्योपैथी में ही आएँ और सबसे अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।